हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवेश। आई वेलकम टू माय चैनल बायो प्रोफेशनल। हम सेल बायोलॉजी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और हम अगले वीडियो में बात करने वाले थे जो मेम्ब्रेन लिपिड्स में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। लेकिन ये प्रोटीन को अच्छे से समझने के लिए आपको प्रोटीन्स के बारे में मालूम होना पड़ेगा और इसलिए हम जो आज से लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ये है बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। हम बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। हम एमिनो एसिड्स के बारे में, हम लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, हर एक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स इज नथिंग बट कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन नहीं रहता है। लेकिन क्या हमेशा नहीं रहता है, एक्सेप्शन भी है। जैसे कि इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें तो कार्बन है लेकिन ये फिर भी इनऑर्गेनिक है। तो मैंने कहा जिस मॉलिक्यूल में कार्बन प्रेजेंट है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। तो कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन भी रहना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन तो है ही, होना ही पड़ेगा, साथ में अगर हाइड्रोजन भी है तो ये हाइड्रोकार्बन मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है और ज्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता कहाँ से है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लिविंग थिंग से मिलता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन लिविंग थिंग से मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पानी में डिजोल्व नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, इसमें डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से है वो यूजुअली पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो इन्हें नटशेल आप यही ध्यान रखना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है वो यूजुअली कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता है। वैसे तो सेल में 25 से भी ज्यादा नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 6 है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर हम देखें तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 99% से भी ज्यादा मास एक सेल की यही 4 एलिमेंट फॉर्म करता है। इसमें से भी अगर हम देखें जो कार्बन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्बन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन में ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या बात है कार्बन में जो इसको इतना स्पेशल बनाता है? तो चलिए हम कार्बन्स के बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है ना, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ ये बेसिकली डिपेंड करता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। तो चलिए हम कार्बन एटम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम्स को देखें तो ये जो है कार्बन एटम जो है ये आप देखिए, ये कार्बन एटम बेसिकली है। इसका जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसका नंबर है 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर शेल ऑफ द कार्बन एटम। एक कार्बन एटम जो है 4 डिफरेंट एटम के साथ जो है बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। और इसका जो है मैंने कहा है इसके 4 आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, मतलब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए, कार्बन जो है ये कार्बन तो कार्बन के साथ भी फॉर्म कर सकता है बॉन्ड, और इसके साथ में डिफरेंट ग्रुप के साथ भी ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जब कार्बन एटम बॉन्ड फॉर्म करता है ना तो ये क्या करता है, एक लॉन्ग चेन भी बना सकता है। मतलब एक के बाद एक एटम्स जोड़ता है, एक लॉन्ग चेन की भी फॉर्मेशन कर सकता है, यानी एक ये लीनियर स्ट्रक्चर भी बना सकता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं, और इसके बाद जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ठीक है। ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और ये क्या कर सकता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ठीक है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो कार्बन एटम जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और ये क्या कर सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो आप अभी शायद यही सोच रहे होंगे कि कार्बन एटम्स में ऐसा भी क्या बात है, इसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में है और आप बोल रहे हो कि ये जो एक इनक्रेडिबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है, मतलब डिफरेंट एटम्स के साथ जोड़ के मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना सकता है। लेकिन इसमें और भी बात है। देखिए, ऐसे बात नहीं है कि एक ही एटम है पीरियोडिक टेबल में जिसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन में भी जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर आप सिलिकॉन के बारे में देखें इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है आउटर शेल में। ठीक है, लेकिन क्या ये भी कार्बन की तरह बिहेव कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसके साइज जो है ये बड़ा है। देखिए, अगर कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसके पीछे बहुत केमिस्ट्री है। यानी कि अगर एक एटम है तो इसमें प्रोटॉन है, ठीक है, और इसमें आउटर शेल भी रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसके ओर अट्रैक्ट करता है। तो और अगर दूसरा एक एटम मिलके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये भी इसका जो प्रोटॉन की जो टेंडेंसी इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ये तो ज्यादा है ही। और जो नाइवर्डिंग जो एटम है, नाइवर्ड में जो एटम है इसका इलेक्ट्रॉन भी ये खींच रहा है, तभी तो जाके ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यानी और नहीं तो ये भी एटम इसको खींच रहा है, मतलब ऐसे ही बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अल्टीमेटली यही तो होता है, ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इसका भी प्रोटॉन होगा इस एटम का, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो अल्टीमेटली बॉन्ड तो ऐसे ही फॉर्म होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। और यही बात अगर हम सिलिकॉन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन जो है इसमें इसका जो साइज है ना ये बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। और ये जो नाइवर्डिंग एटम की जो इलेक्ट्रॉन है इसको इतना अच्छा से खींच नहीं सकता है। मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जोड़ नहीं सकता है कार्बन की तरह। तो आप इसलिए ये नेचर की कमाल है। नेचर में देखिए एक एटम है, इसका इतना कैपेबिलिटी है कि इतना लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बना। तो हम लोगों ने कहा जो बायोमोलिक्यूल्स होता है ये कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगर आप देखिए, अगर हम एक सिंपल हाइड्रोकार्बन को देखें, ठीक है, ये मान लीजिए सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात करें हम, ये इथेन है, ठीक है। तो इसमें ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, देखिए इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें अगर आप कार्बन को ऐड करते हैं, इस कार्बन को अगर देखिए तो इसमें अगर आप और कार्बन को ऐड करते हैं तो ये जो इसका स्केलेटन है और लंबा हो जाएगा और कार्बन जोड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सेल्स में क्या ऐसे ही कंपाउंड प्रेजेंट रहता है? क्या हाइड्रोकार्बन रहता है? आप सोचिए, सेल में क्या ऐसे ही रहता है हाइड्रोकार्बन? नहीं, ऐसे नहीं रहता है। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है। कैसे रिप्लेस हो जाता है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब पर्टिकुलर ग्रुपिंग ऑफ एटम्स, दे यूजुअली बिहेव एज ए यूनिट। और ये जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए ये है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर ये कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर ये एमिनो ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये सल्फाइड्रिल ग्रुप। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं, अगर ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाता है तो ये जो हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टी है ना, ये इस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाता है। तो हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है। इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाता है। फिर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इसमें भी चेंजेस आता है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो तो पहले हाइड्रोकार्बन के फॉर्म ही रहता है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है। और ये जितना भी फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे देखा और जितना भी फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पे शो किया है, ये सारा कॉमन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर सेल्स में पाया जाता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स है इसको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक तो है स्मॉल, एक है लार्ज। तो बेस्ड ऑन मोलिकुलर वेट हम इसको टू डिफरेंट क्लास में डिवाइड करते हैं। लो मोलिकुलर वेट जिसमें 1000 डेल्टन से कम वेट हो, इसको हम लो मोलिकुलर वेट कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें सिंपल शुगर आता है, फैटी एसिड आता है, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, फिर मेटाबोलाइट। तो ये जो चार आप देख रहे हैं ये मेजर फैमिली ऑफ स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स को बिलोंग करते हैं। सेल में सबसे मेजरली यही पाया जाता है, शुगर, फैटी एसिड, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। और ये जो हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड है बायोमोलिक्यूल्स, दे आर नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स। स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स जितना भी है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम प्रोटीन्स के बारे में बात करें, प्रोटीन्स आर नथिंग बट पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। एक एक एमिनो एसिड जोड़ के एक पॉलीपेप्टाइड, और हम पॉलीपेप्टाइड्स को ही प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद तो ये बेसिकली क्या है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है, दे आर नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये पॉलीमर ऑफ शुगर, सिंपल शुगर की जब हम बात करते हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स की रोल अगर हम देखें तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर यूज्ड एज एनर्जी फ्यूल्स। सेल्स के अंदर में ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी है। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स ही है जो मेजर सेल वॉल को बनाता है। और ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों को हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसको हम इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डीएनए है एंड आरएनए है, उसके बाद जो प्रोटीन भी है, तो हमें पता है जो डीएनए है ये क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अगर हम सेंट्रल डॉग्मा को देखें तो मतलब डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन। मतलब इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये किस में कोड हो रहा है, पहले तो आरएनए में कोड हो रहा है, उसके बाद प्रोटीन में जाके इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, और इसके बाद एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब इंफॉर्मेशन जाता है तो भी ये डीएनए के फॉर्म में ही जाता है। तो इस बायोमोलिक्यूल्स की लेक्चर सीरीज में हम इन सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। हम एमिनो एसिड्स के बारे में जानेंगे, हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानेंगे, हम सारे जितने भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है इन डिटेल हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से इन इंफॉर्मेशन को समझना चाहते, आप अगर सोच रहे हैं कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से रिटेन हो सके, तो आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। अगर आप समझते हुए पढ़ेंगे तभी जाके ये इन्फॉर्मेशन रिटेन हो सकती है। तो आप प्लीज मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, प्लीज बी कनेक्टेड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, टैप द बेल आइकॉन सो दैट व्हेन आई अपलोड ए न्यू वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इन सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए और एग्जाम्स में ऑब्वियसली अच्छा करने के लिए। Thank you for watching this video.